Assalamu alaikum. In this video, we will discuss law of evidence. Topic of discussion is hearsay evidence. So, what is hearsay? Hearsay is a statement which is heard from another person. जब हम कहते हैं, आप कॉमन ज़िंदगी में भी हम देख रहे होते हैं कि अगर कोई पर्सन आके हमें कहता है कि मैंने फ़लाँ शख्स से ये बात सुनी है और ये मैं आपको बता रहा हूँ, तो हमारे माइंड में फ़ौरन डाउट जाता है, हम उसकी बात पे पूरी तरह यकीन नहीं करते क्योंकि ये डायरेक्ट सोर्स नहीं होता, ये एक सेकेंडरी सोर्स होता है, एक सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन होती है। तो इसलिए हम नॉर्मल ज़िंदगी में भी इस पे बिलीव नहीं करते। तो इसी तरह हेयर से एविडेंस जो होती है, ये एक ऐसी एविडेंस है जब कोई विटनेस आके कोर्ट में कहता है कि मैं जो ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ, ये मैंने किसी दूसरे पर्सन से सुनी है और वो मैं स्टेटमेंट, उसने मुझे ये स्टेटमेंट दी थी, उसने मुझे ये बताया था और ये मैं स्टेटमेंट एज एन एविडेंस जो है ये कोर्ट में प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो कोर्ट जो है इसको वीकर एविडेंस के तौर पे डील करती है बिकॉज इट इज़ अ सेकंड हैंड एविडेंस। तो इसका सोर्स जो है ये सेकेंडरी होता है, ये डायरेक्ट सोर्स नहीं होता। तो इसलिए हेयर से एविडेंस जो है, यूजुअली रूल ऑफ लॉ क्या है कि इट इज़ इनएडमिसिबल एविडेंस। आगे रेलेवेंट प्रोविजन हम देख लेते हैं। आर्टिकल 71 है कानून शहादत ऑर्डर 1984 का। इंडियन एविडेंस एक्ट का 1872 का रेलेवेंट प्रोविजन है सेक्शन 59 एंड 60। अब आगे देख लेते हैं कि ऑरल एविडेंस है। आर्टिकल 71 कहता है कि ऑरल एविडेंस मस्ट इन ऑल केसेस बी डायरेक्ट। अब जनरल रूल जो ये है लॉ का कि ऑरल एविडेंस हमेशा डायरेक्ट होनी चाहिए। अब विटनेस आके कोई एविडेंस देता है तो वो एविडेंस उस पर्सन की डायरेक्टली, अगर उसने कुछ देखा है तो उसने डायरेक्टली, अगर उस पर्सन ने देखा है तो वो उसकी आके एविडेंस देगा, तो डैट इज़ एडमिसिबल। अगर उसने कुछ सुना है तो डायरेक्टली जब वो कुछ सुनेगा तो फिर उसकी एविडेंस आके देगा, तो डैट इज़ एडमिसिबल। इसी तरह अगर उसने अपनी कोई सेंसेस से कोई चीज़ परसीव की है तो ये भी वो आके जब एज ए विटनेस प्रोड्यूस होगा तो उसकी एविडेंस एडमिसिबल होगी बिकॉज ऑल दीज फॉर्म ऑफ एविडेंस आर डायरेक्ट एविडेंस। अब आगे है कि अगर ये एक पर्सन की ओपिनियन है तो फिर जो एविडेंस, जिस पर्सन की ये ओपिनियन है वो पर्सन आके अगर उसकी एविडेंस देगा कोर्ट में डायरेक्टली, तो फिर उसकी एविडेंस जो है वो एडमिसिबल है। सो आर्टिकल 71 जो जनरल रूल लॉ का देता है वो क्या देता है कि ऑरल एविडेंस मस्ट इन ऑल केसेस बी डायरेक्ट। अब इसमें क्या है कि डायरेक्ट एविडेंस वो क्यों कहता है कि एडमिसिबल एविडेंस है, स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ एविडेंस है, वो इसलिए है क्योंकि ये एक प्राइमरी सोर्स से आती है ये एविडेंस। लेकिन अगर कोई एविडेंस सेकेंडरी सोर्स से आ रही होती है तो उसके बारे में डाउट होता है, इनडायरेक्ट सोर्स होता है, तो फिर उसके बारे में कहा जाता है कि दैट एविडेंस इज़ इनएडमिसिबल एविडेंस। अब हेयर से का मीनिंग देख लेते हैं कि हेयर से एविडेंस क्या है। ये सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन होती है, इनडायरेक्ट एविडेंस है। अब ये कौन सी एविडेंस है? हेयर से का मीनिंग क्या है कि जब एक विटनेस आके कोर्ट में गवाही दे रहा है, वो कहता है कि जो फैक्ट, जो स्टेटमेंट मैं दे रहा हूँ ये मेरा पर्सनल नॉलेज नहीं है, लेकिन ये नॉलेज जो है, ये इंफॉर्मेशन जो मैं डिलीवर कर रहा हूँ या स्टेटमेंट जो मैं दे रहा हूँ, ये मैंने किसी और पर्सन से सुनी है। वो स्टेटमेंट ला के मैं कोर्ट में एज एन एविडेंस प्रेजेंट कर रहा हूँ, डैट इज़ अ हेयर से एविडेंस। एग्जाम्पल अब इसकी ले लेते हैं कि सपोज अब प्रूव करना है कि ए जो है, ए वाज ड्राइविंग अ रेड कार एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट। अब ये प्रूव करना है। अब इसमें बी जो है वो सी को कहता है कि ए जो है वो ड्राइव कर रहा था रेड कार एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट। अब यहाँ पे अगर बी जो है वो डायरेक्टली जाके एविडेंस देता है या स्टेटमेंट देता है कोर्ट में कि आई सा ए वाज ड्राइविंग अ रेड कार एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट, तो बी की एविडेंस जो है ये एडमिसिबल है बिकॉज इट इज़ अ डायरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ बी। लेकिन अगर बी ने जो सी को बताया है कि मैंने ए को देखा था गाड़ी चलाते हुए, अब सी आगे से विटनेस एज ए विटनेस प्रेजेंट होता है, कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है और सी कहता है कि बी ने मुझे बताया था कि उसने देखा था कि ए वाज ड्राइविंग अ कार एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट। तो सी की जो स्टेटमेंट है ये एक हेयर से एविडेंस है, तो ये एक वीकर टाइप ऑफ एविडेंस है।
अब आगे है कि हेयर से एविडेंस जो है ये एक रिलायबल एविडेंस नहीं है। क्यों नहीं है रिलायबल एविडेंस? कि ये एक डेरिवेटिव एविडेंस होती है, सेकंड हैंड एविडेंस होती है, अनओरिजिनल होती है, पावरलेस होती है। और ऑब्जर्वर जो है वो अनाउंस करता है कोई एविडेंस तो वो आके प्रेजेंट की जाती है, इनडायरेक्ट होती है। तो इस वजह से हेयर से एविडेंस जो है ये एक वीकर टाइप ऑफ एविडेंस है। ये एक उस पर्सन जो एविडेंस दे रहा है उसके नॉलेज से नहीं आती, ये डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, इट इज़ अ सेकंड हैंड एविडेंस। अब रीज़न क्या है फॉर एक्सक्लूजन ऑफ हेयर से एविडेंस? इसकी फॉलोइंग रीज़न आ जाती हैं कि ओरिजिनल डेक्लेरेंट नॉट क्रेडिबल, एम्बिगियस एंड मिसलीडिंग, डेप्रिसिएशन ऑफ ट्रूथ है, अल्टीरियर मोटिव है, प्रोट्रैक्टेड लीगल इन्वेस्टिगेशन है, वीकर एविडेंस है। अब आगे आ जाता है इसका पहला फैक्टर क्या है कि ओरिजिनल डेक्लेरेंट नॉट क्रेडिबल। अब इसमें क्या है कि हेयर से एविडेंस एडमिसिबल नहीं होती क्योंकि ओरिजिनल डेक्लेरेंट जो इसका होता है वो अवेलेबल नहीं होता, और उसका क्रेडिट जो ओरिजिनल डेक्लेरेंट का क्रेडिट है वो डाउटफुल होता है। इसलिए डाउटफुल होता है कि उसने जो भी स्टेटमेंट दी है वो ऑन ऑथ नहीं दी। दूसरा, वो ओरिजिनल डेक्लेरेंट जो है ही इज़ नॉट सब्जेक्टेड टू क्रॉस एग्जामिनेशन, उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन भी नहीं हुई, तो उस वजह से उसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो डाउटफुल हो जाती है। सो दिस इज़ अ रीज़न कि हेयर से एविडेंस जो है वो इनएडमिसिबल है। सेकंड फैक्टर क्या है कि डेप्रिसिएशन ऑफ ट्रूथ है। अब ह्यूमन मेमोरी जो है ये विद द पैसेज ऑफ टाइम फेड हो जाती है, या रिपीटिशन ऑफ फैक्ट होती हैं, तो बार बार कोई फैक्ट रिपीट हो रहा हो तो उसमें नई चीज़ें मिल जाती हैं, एक पर्सन की अपनी जो पर्सनल ओपिनियन है वो उसमें शामिल हो जाती है। तो ड्यू टू दिस रिपीटिशन ऑफ फैक्ट ट्रूथ जो है वो डाइल्यूटेड और डिमिनिश्ड हो जाता है। अब ये जो प्रोसेस होता है रिपीटिशन ऑफ स्टेटमेंट का, क्योंकि ओरिजिनल डेक्लेरेंट होता नहीं है, तो ये इसमें बहुत ज़्यादा खदशा होता है कि इसमें कोई न्यू फैक्ट जो हैं वो ऐड हो जाते हैं, और जो पहले से जो ओरिजिनल फैक्ट हैं उनमें से कई फैक्ट जो हैं वो ओमिट हो जाते हैं। तो इस वजह से ये एक दूसरा फैक्टर है कि हेयर से एविडेंस जो है वो एडमिसिबल नहीं कंसीडर की जाती। तीसरा फैक्ट क्या है? अल्टीरियर मोटिव। अब ये जो फैक्टर है इसकी वजह से भी हेयर से एविडेंस जो है वो एक्सक्लूड की जाती है, वो इनएडमिसिबल होती है। अब इसमें क्या होता है कि ओरिजिनल डेक्लेरेंट जो है उसकी जो स्टेटमेंट है वो ईज़िली कन्वर्ट की जा सकती है अकॉर्डिंग टू विम्स एंड फैंसीज ऑफ सब्सिक्वेंट विटनेस। वो अपने मुताबिक उसकी स्टेटमेंट जो है वो उसको चेंज कर लेता है, अपने मुताबिक कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको वो छुपा देगा या उनको चेंज कर लेगा या कोई ऐड कर देगा। तो इस वजह से जो हेयर से एविडेंस है एक ये भी फैक्टर है कि वो इनएडमिसिबल है, क्योंकि इसमें चांसेस होते हैं इनएक्यूरेसी के, फैब्रिकेशन के और मॉडिफिकेशन के। नेक्स्ट चौथा फैक्टर हमारे पास आ जाता है कि अपॉर्चुनिटीज़ फॉर फ्रॉड। अब हेयर से एविडेंस एक्सक्लूड हो जाती है, उसके इनएडमिसिबल हो जाती है क्योंकि उसमें स्कोप होता है फ्रॉड का। फ्रॉड का स्कोप कैसे होता है कि वही रीज़न है जो पहले वाले में आ रही है कि ओरिजिनल डेक्लेरेंट होता नहीं है, तो उसकी जो एविडेंस है उसको फैब्रिकेट किया जा सकता है, मॉडिफाई किया जा सकता है, या गलत भी एविडेंस जो है वो भी, फॉल्स एविडेंस वो भी प्रेजेंट की जा सकती है। नेक्स्ट फैक्टर इसका क्या आ जाता है कि प्रोलॉन्ग्ड और प्रोट्रैक्टेड लीगल इन्वेस्टिगेशन। अब पब्लिक पॉलिसी डिमांड करती है कि जस्टिस जो है एक्सपीडिशियस हो, स्पीडी हो, विदाउट एनी अनरीजनेबल डिले हो, लेकिन जो हेयर से एविडेंस है इसमें चांस होता है कि कोर्ट को फेस करना पड़े अनरीजनेबल डिले ऑफ जस्टिस। तो इस वजह से भी हेयर से एविडेंस जो है ये इनएडमिसिबल होती है और इसको एक्सेप्ट नहीं करती कोर्ट। अब इसमें अगला फैक्टर क्या आ जाता है कि ये इनकरेज करता है एक वीकर टाइप ऑफ एविडेंस। अब हेयर से एविडेंस इटसेल्फ वीकर टाइप ऑफ एविडेंस, अगर कोर्ट इसको एडमिट करती है एज एन एविडेंस, तो एक डायरेक्ट एविडेंस जो कि एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है उसके मुकाबले में जब हेयर से एविडेंस को एक्सेप्ट किया जाए तो ये क्या है कि कोर्ट इनकरेज कर रही है वीकर टाइप ऑफ एविडेंस। सो कोई भी डिसीजन किसी भी वीक एविडेंस के ऊपर नहीं दिया जा सकता। डिसीजन देते हुए ये प्रिकॉशन ली जाती है कि एविडेंस जो है वो स्ट्रॉन्ग हो, corroborative हो, तो फिर उस पर डिसीजन दिया जाता है।
नेक्स्ट फैक्टर इसका क्या आ जाता है कि मिस रिप्रेजेंटेशन का इसमें खदशा होता है कि जो पर्सन है जो हेयर से एविडेंस दे रहा है वो एक्सपोज नहीं होता, उसे किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं होता कि उस पर कोई पर्जरी जो है वो उसकी उसको फेस करनी पड़े या प्रोसिक्यूशन उसको पर्जरी की फेस करनी पड़े, उसको ऐसा कोई भी डेंजर नहीं होता, कोई ख़तरा नहीं होता। तो उसमें ये होता है कि वो पर्सन आज़ाद होता है कि वो किसी भी किस्म की कोई भी मिस रिप्रेजेंटेशन कर सकता है इसमें। अब आगे आ जाता है कि एक्सेप्शन टू इन एडमिसिबिलिटी ऑफ हेयर से एविडेंस। अब हेयर से एविडेंस जो है कि केसेस हैं कई ऐसे जिनमें वो एडमिसिबल भी होती है इन कोर्ट। तो वो कौन से केसेस हैं? वो केसेस हैं एक्सपर्ट ओपिनियन के, अपॉइंटमेंट ऑफ विटनेस बाय वे ऑफ शहादा अल शहूद, रेस्ट जेस्टे, एडमिशन कन्फेशन है। अब जनरल रिप्यूट के बारे में अगर कोई एविडेंस है वो इसमें आ जाती है। स्टेटमेंट बाय पर्सन हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ विटनेस अंडर आर्टिकल 46 है। स्टेटमेंट मेड बाय विटनेस इन जुडिशियल प्रोसीडिंग अंडर आर्टिकल 47 है। कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट है, कन्फेशन है। तो ये सारी एक्सेप्शन आ जाती हैं हेयर से रूल की। अब इनको वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं कि एक्सपर्ट ओपिनियन जो है ये एडमिसिबल होती है इन द फॉर्म ऑफ हेयर से एविडेंस। तो वो कैसे होती है कि एक्सपर्ट जब कोई भी एक्सपर्ट जो ऑथर है किसी डॉक्यूमेंट का या किसी भी ट्रीटी का वो प्रेजेंट नहीं हो सकता खुद कोर्ट में, तो फिर उसके बेहाफ पे कोई भी पर्सन आके उस एविडेंस दे सकता है जब ओरिजिनल ऑथर नहीं प्रेजेंट हो सकता विदाउट एन अमाउंट ऑफ डिले और एक्सपेंस। और इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि कोर्ट की प्रोसीडिंग जो है वो डिले हो सकती है या फिर एक एक्सपर्ट है उसने कोई डॉक्यूमेंट तैयार किया या एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं तो कई जगह पे केसेस हो गए तो वो ओरिजिनल ऑथर जो है वो हर जगह पे नहीं प्रेजेंट हो सकता, तो वो फिर आगे अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं। तो फिर कहा जाता है कि ऐसे केसेस में भी हेयर से एविडेंस एडमिसिबल है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि इंस्पेक्शन ऑफ मटेरियल थिंग। अब इसमें भी हेयर से एविडेंस एडमिसिबल होती है कि ओरल एविडेंस में अगर रेफ़र किया जा रहा हो किसी भी मटेरियल थिंग की एग्जिस्टेंस के बारे में या कंडीशन के बारे में और कोर्ट जो है वो रिक्वायर करती है कि वो मटेरियल थिंग प्रोड्यूस की जाए कोर्ट में और उसके फॉर द इंस्पेक्शन। तो फिर क्या है कि अगर वो मटेरियल थिंग ऐसी है जैसे इंस्क्रिप्शन है किसी वॉल पे या कोई मॉन्यूमेंट वगैरह है या ऐसी चीज़ है जो कोर्ट में नहीं लाई जा सकती, तो फिर कोर्ट अलाउ करती है उसकी सेकेंडरी एविडेंस को परमिट करती है, उसकी हेयर से एविडेंस को परमिट करती है कि जो पर्सन जाके उसको एग्जामिन करता है, इंस्पेक्ट करता है, वो पर्सन आके कोर्ट में गवाही दे सकता है उस मटेरियल थिंग के बारे में। तो ये भी एक इसकी एक्सेप्शन है। नेक्स्ट एक्सेप्शन हमारे पास आ जाती है अपॉइंटमेंट ऑफ विटनेस बाय वे ऑफ शहादा अल शहूद। अब प्रोसिक्यूशन के पास राइट होता है कि अगर कोई विटनेस जो है वो प्रेजेंट नहीं हो सकता कोर्ट में एविडेंस देने के लिए, तो प्रोसिक्यूशन के पास हमेशा राइट होता है कि वो एविडेंस के ऊपर एविडेंस जो है वो प्रोड्यूस करे बाय वे ऑफ शहादा अल शहूद। इसमें क्या होता है कि दो विटनेस अपॉइंट किए जाते हैं ऑन बिहाफ ऑफ रियल विटनेस जो आके उस रियल विटनेस के बिहाफ पे आके गवाही देते हैं। अब ये कौन से केसेस में होता है? जब विटनेस डेड हो, ही कैन नॉट बी फाउंड, इनकेपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस, अनरीजनेबल डिले है, एक्सपेंस है। तो इन तमाम केसेस में शहादा अल शहूद के अपॉइंटमेंट ऑफ विटनेस बाय वे ऑफ शहादा अल शहूद, तो इसमें हेयर से एविडेंस एडमिसिबल होती है। ये प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस करवाया गया था अकॉर्डिंग टू इंजक्शन ऑफ इस्लाम और ये प्रोसिक्यूशन के पास राइट होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अगला फैक्टर रेस्ट जेस्टे अंडर आर्टिकल 19। अब रेस्ट जेस्टे क्या है कि इसका ये एक लेटन वर्ड है जिसका मतलब है कि थिंग्स डन। अब ये स्टेटमेंट जो है ये भी एडमिसिबल है। ये एडमिसिबल क्यों है? इसको एक एज ए ट्रस्ट वर्दी स्टेटमेंट जो है वो कोर्ट एज ए एविडेंस एक ट्रस्ट वर्दी एविडेंस इसको कंसीडर करती है। क्यों कंसीडर करती है? कि विटनेस जो है वो उसकी एक स्पॉन्टेनियस ये एक स्टेटमेंट होती है जो विटनेस रिपीट करता है और ये इवेंट के साथ कॉन्करेंट होती है, इस वजह से ये एविडेंस उसकी एडमिसिबल होती है एंड दिस इज़ आल्सो एन एक्सेप्शन टू हेयर से रूल।
It is a spontaneous declaration made by a person immediately after an event and before the mind has an opportunity to conjure a false story. अब एक माइंड जो है वो मनगढ़ंत स्टोरियाँ उसकी घड़ने से पहले जब एक पर्सन जो है वो स्पॉन्टेनियसली कोई डेक्लरेशन दे देता है किसी भी इवेंट के बारे में या कोई भी चीज़ कोई स्टेटमेंट उसको बताई जाती है उसके बारे में फ़ौरन ही वो बता देता है, तो और वो स्टेटमेंट उसकी corroborate करती है विद द इवेंट, तो फिर डैट एविडेंस ऑफ अ पर्सन और उसकी जो स्टेटमेंट है वो एडमिसिबल है। नेक्स्ट हमारे पास फैक्टर आ जाता है कि एडमिशन और कन्फेशन। अब एडमिशन और कन्फेशन में क्या है, एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन और कन्फेशन जो हैं ये एडमिसिबल हैं इन द फॉर्म ऑफ हेयरसे एविडेंस, क्योंकि ये हमेशा प्रूव किए जाते हैं बाय टेस्टिमनी और बाय प्रोडक्शन ऑफ विटनेस प्रोड्यूस किए जाते हैं जो इस एडमिशन और कन्फेशन को आके प्रूव करते हैं कोर्ट में। अगला फैक्टर हमारे पास आ जाता है अबाउट जनरल रिप्यूट। अब ये भी एक्सेप्शन है, इसमें क्या है कि सेक्शन अंडर सेक्शन 110 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में कि जब एक पर्सन है हैबिचुअल ऑफेंडर है और उसके बारे में प्रूव करना है कि ही इज़ अ हैबिचुअल ऑफेंडर, तो वो प्रूव किया जा सकता है बाय जनरल एविडेंस। उसकी जो जनरल रिप्यूट जो है वो प्रूव करनी है, तो वो फिर कोई पर्सन आके जो उसे अच्छी तरह जानता है उसके बारे में, तो वो आके उसके बारे में गवाही दे सकता है, एविडेंस दे सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्टेटमेंट बाय पर्सन हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ विटनेस अंडर आर्टिकल 46। अब स्टेटमेंट ये यहाँ पे एक पर्सन की स्टेटमेंट जो है जो कि एज ए विटनेस कॉल नहीं किया जा सकता। अब कौन सा पर्सन है जो एज ए विटनेस कॉल नहीं किया जा सकता, वो अगर वो डेड है, ही कैन नॉट बी फाउंड, इनकेपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस, और उसको नहीं बुलाया जा सकता विदाउट एन अनरीजनेबल डिले और एक्सपेंस। तो इन तमाम सूरतों में हेयर से एविडेंस जो है वो एडमिसिबल है। और ये केसेस कौन से हैं जो आर्टिकल 46 में है, डाइंग डेक्लेरेशन, डेक्लेरेशन मेड इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, स्टेटमेंट अगेंस्ट हिज पेक्यूनरी एंड प्रोप्राइटरी राइट एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप और विल डीड। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अगला फैक्टर स्टेटमेंट मेड बाय विटनेस इन जुडिशियल प्रोसीडिंग अंडर आर्टिकल 47। अब वो कहता है कि कोई अगर एक विटनेस है उसने कोई स्टेटमेंट किसी भी जुडिशियल प्रोसीडिंग में दी है लेकिन बाद में ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस वो विटनेस जो है वो एविडेंस नहीं दे सकता, तो वो सर्कमस्टांसेस क्या हो सकते हैं कि वो उसकी डेथ हो गई है या ही कैन नॉट बी फाउंड या ही बिकम इनकेपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस। तो फिर इन तमाम केसेस में क्या होता है, जब वो विटनेस अवेलेबल नहीं होता तो उसकी जो प्रीवियस स्टेटमेंट होती है जो जुडिशियल प्रोसीडिंग में उस विटनेस ने दी होती है वो सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग में एडमिसिबल होती है, तो वो उसकी स्टेटमेंट प्रेजेंट की जा सकती है बाय हेयरसे एविडेंस। नेक्स्ट हमारे पास अगला फैक्टर आ जाता है पब्लिक डॉक्यूमेंट। अब पब्लिक डॉक्यूमेंट अंडर आर्टिकल 85 ऑफ कानून शहादत ऑर्डर 1984 ये भी एक एक्सेप्शन है टू हेयरसे रूल। So this is end of my video. Please subscribe my channel. Thank you so much. Allah Hafiz.